हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। मैं रवि सर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कॉमर्स क्लास 12th की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। अब हम उसी पे भी आ चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स पे भी आ चुके हैं। इसके बाद हम अकाउंट्स यानी बुक कीपिंग भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का लेक्चर है ये। आज का लेक्चर जो है इकोनॉमिक्स का है और दो चैप्टर पर बचे हुए हैं जिसमें से हमने दो लेक्चर इसमें से ले लिया है। राइट, ये हमारा थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का, 9th चैप्टर का। क्या आगे हम कंटिन्यू करेंगे। राइट, चलो। तो बैकग्राउंड में याद दिला दूं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो देखा था वो क्या था, आरबीआई से रिलेटेड था। आरबीआई के फंक्शन से रिलेटेड था। आरबीआई का डेफिनेशन देखा हमने, उसके एक्ट देखे, उसका रिजर्वेशन देखा और उसके एग्जैक्ट फंक्शंस क्या हैं वो सारी चीजें देखी। जिसने नहीं देखा वो पिछले लेक्चर देख सकता है। तो आ जाते हैं कॉमर्शियल बैंक में। कॉमर्शियल बैंक्स, ओवरऑल मीनिंग क्या है इसका? ये ऐसे बैंक है जो जनता के बीच में पाए जाते हैं खासकर, और ये इन्वेस्टर और डिपॉजिटर, ठीक है, या फिर लोन लेने वाले और डिपॉजिट करने वाले लोगों के बीच का बोलते हैं ना, एक जरिया होते हैं। कैसे, देखते हैं। कॉमर्शियल बैंक एक्ट एज एन इंटरमीडियरीज इन द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम टू ब्रिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स टुगेदर। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, इंटरमीडिएट, यानी कि ये एक एजेंट की तरह काम करते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कोई कोई ऐसा इंसान जो दो लोगों को कनेक्ट कर रहा है या दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसी चीज जो दो लोगों को कनेक्ट कर रही है या दो चीजों को कनेक्ट कर रही है। तो ये क्या करती है, ये इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में बोले ना मध्यस्थता का काम करती है। जिसमें वो क्या करती है, सेवर्स, सेवर्स यानी कि जो पैसे बचा रहे हैं, और इन्वेस्टर्स जो लोन लेना चाहते हैं, पैसे खर्च करना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, कंपनी डालना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या करती है, ये इंटरमीडिएट का काम करती है। दे आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ यस, ये भूलना नहीं। जनरली हम लोग बैंक का मतलब कुछ अलग ही समझ लेते हैं। बैंक भी एक कंपनी है। कॉमर्शियल बैंक्स भी क्या है, एक कंपनी है। कॉमर्शियल बैंक मतलब कौन? एसबीआई, यूनियन, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जो हमारे आसपास है, जिसमें हमारा अकाउंट होता है। राइट, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, ये प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। वही तो पहले 3 लाइन में तो ये बात तो लिखी है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पब्लिक से डिपॉजिट लेना। डिपॉजिट मतलब अपने, जो जैसे हम बैंक में जाते हैं और बैंक में जाके क्या करते हैं, अमाउंट जमा करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। और बैंक क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। वो डिपॉजिट क्या कर रही है, बैंक एक्सेप्ट कर रही है। और हम ही जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं उन्हीं को कहा जाता है सेवर्स। राइट, एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस आर द प्राइमरी फंक्शन। ये मेन फंक्शन है बैंक का। पैसा लेना, लोगों से पैसे लेना, जो डिपॉजिटर होल्डर उनसे पैसे लेना, और उन लोगों को देना जिनको उनकी जरूरत है। और वो लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं इन्वेस्टर्स, या जो बिजनेस चलाना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना, लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये जो पैसे बैंक में आते हैं, इन्हीं पैसों को किस रूप में दिया जाता है बाहर, लोन और एडवांसेस के रूप में। और ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन है, कॉमर्शियल बैंक का। कॉमर्शियल बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मोबाइलाइजिंग सेविंग्स एंड अलोकेटिंग देम टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यस, देखो 2 ही लाइनें लिखने की थोड़ी बड़ी बात है। कैसे? सॉरी। जैसे कि आपका बैंक में अकाउंट है, पापा मम्मी का होगा। पापा मम्मी क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, पैसे को जमा कर दिया। मेरी सेविंग, मेरे घर की सेविंग कहाँ जमा हो गई, बैंक में जमा हो गई। बैंक वाले क्या करते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल उन लोगों को देने के लिए करते हैं जिसको जरूरत है। तो हो सकता है कोई कार खरीदने के लिए लेता हो, कोई घर बनाने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं अलग अलग फील्ड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। लोग क्या करते हैं, कोई एजुकेशन के लिए ले सकता है। तो आप देखोगे कि जो आपके घर का पैसा बैंक में जमा हुआ था, वो पैसे का इस्तेमाल देखो कहाँ कहाँ हो सकता है, अलग अलग फील्ड में हो सकता है। वही लिखा है कि मोबाइलाइजिंग का मतलब होता है एक जगह से पैसे का दूसरी जगह जाना। मोबाइलाइजिंग का मतलब होता है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफर होना एक तरह से। तो आपके घर से पैसा गया बैंक में, बैंक से कहाँ जा रहा है, जिसको जैसी जरूरत है। किसी को कार खरीदना है, किसी को घर खरीदना है, ठीक है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को एजुकेशन अपना आगे करना है पूरा। राइट, तो हमारा पैसा क्या होगा, अलोकेटिंग देम टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग क्षेत्रों में पैसे जाते हैं वहां से।
It includes both scheduled commercial banks and non-scheduled commercial banks. Scheduled commercial bank are those included in the second schedule of the RBI Act 1934. देखो scheduled का मतलब होता है जो RBI से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो रूल भी दिखा है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो ये एक्ट जब बनाया गया था 1934 में, तो उसमें मेंशन किया था सेकंड शेड्यूल में। हमको लॉ नहीं पढ़ना है, बस समझना है कि क्या है। तो आरबीआई का एक खुद का पर्सनल एक्ट है जिसके अंदर मेंशन है सेकंड शेड्यूल में कि बैंक क्या होंगे, हमसे कनेक्टेड रहेंगे। और जो कनेक्टेड बैंक होती है उन्हें क्या कहा जाता है, शेड्यूल्ड बैंक, यानी लिस्टेड है, एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं। यानी आरबीआई का इनके ऊपर पूरा हक है। जो आरबीआई नियम बनाएगी, रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, वही कॉमर्शियल बैंक को मानना होगा। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। इन टर्म ऑफ ओनरशिप एंड फंक्शंस, कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। तो भाई इंडिया में 4 तरीके से बैंक क्लासिफाइड होते हैं ओनरशिप और फंक्शन के हिसाब से। तो पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसे आप गवर्नमेंट बैंक भी कह सकते हो। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, गवर्नमेंट बैंक। प्राइवेट सेक्टर, पर्सनल प्राइवेट बैंक जो होती हैं। रीजनल रूरल बैंक, ये जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ग्रामीण लोगों के हेल्प के लिए। और लास्ट में फॉरेन बैंक, बाहर विदेशी बैंक के जो होंगे, ठीक है। पॉपुलर डेफिनेशन, यहाँ पे 2 डेफिनेशन दोनों ही देखेंगे। पहला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखो आरबीआई एक्ट अलग है, 1934 आरबीआई का खुद का एक्ट अलग है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग है, दोनों में फर्क है। कॉमर्शियल बैंक के लिए एक्ट है 1949 और आरबीआई के लिए एक्ट है 1934, आरबीआई एक्ट है और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दोनों में फर्क है। बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। ये हमने ऊपर ही देखा कि भाई एक्चुअली देखा जाए तो ये फंक्शन ही लिखा है कि बैंक क्या होती है। तो बैंक वो होती है जो लोगों से पैसे, जो अकाउंट होल्डर्स है जिनका अकाउंट बैंक के अंदर, उनसे पैसे लेती है और उसी पैसे को क्या करती है और लोगों को देती है जिनको लोन की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है। रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। रीपेएबल का मतलब है भाई पैसा मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक में, जो अकाउंट होल्डर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं वापस लेते भी तो हैं, तो वो फंक्शन भी लिखा है कि जब वो आएंगे वो मांगेंगे हमारा पैसा चाहिए, तो स्लिप भर कर वो देते हैं और पैसे क्या होते हैं, बैंक उन्हें वापस करती है उनके अकाउंट में। बाय चेक भी पैसे दिए जा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दिए जा सकते हैं, या और किसी तरीके से, एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। विड्रॉल का मतलब होता है पैसे वापस निकालना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, बैंक कौन होती है, बैंक पहले तो जो बैंक पैसे एक्सेप्ट करती है, पैसे लेती है और उसे क्या करती है, लोगों को जिसको जरूरत है पैसे उधार की उनको देती है, ये पहली बात। फिर उन्हीं के बारे में लिखा है जिन्होंने जमा किया है कि भाई उन्हीं को वो वापस भी करती है। कब करती है, जब वो डिमांड करते हैं, चाहे वो चेक के थ्रू डिमांड करे, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू डिमांड करे, या और कोई एनईएफटी, आरटीजीएस या और कोई सर्विसेज के थ्रू डिमांड करे, तो बैंक वो करके देती है। तो ये बैंकिंग होता है, ठीक है। प्रोफेसर है कोई केरन क्रॉस, क्या कहते हैं ये, अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। ये हम लोग थोड़ी देर पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। बैंक क्या है, एक कॉन्टैक्ट है दो लोगों के बीच का। क्या करता है वो, अ डीलर इन लोन्स एंड डेट्स, वही जो ऊपर बातें लिखी है, लोन्स एंड डेट। डीलर है जो क्या करता है, लोन लेता है, लोन देता है तो पैसे एक्सेप्ट करता है। डेट का मतलब पैसे एक्सेप्ट करता है या देता भी है, ठीक है। तो अगर आपको कॉमर्शियल बैंक बहुत अच्छे समझ में आया तो आप एक दो बार ना पापा मम्मी के साथ बैंक चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। या मोटा मोटी आप समझ सकते हो कि आसपास जो बैंकें हैं जिसमें हमारा अकाउंट होता है, आम जनता का अकाउंट होता है, उसे बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई के बारे में मैंने बता दिया था, आप पिछले लेक्चर देख सकते हो। फंक्शंस क्या क्या हैं, तो डेफिनेशन में ही फंक्शन लिखा था। सबसे पहला फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पैसे को एक्सेप्ट करना। जनता क्या करती है, पैसे जाके जमा करती है बैंक में, तो उसको बोलते हैं डिपॉजिट। उसको एक्सेप्ट करता है, कौन एक्सेप्ट करता है, बैंक, यानी कि वो अपने यहाँ जमा करवा देता है, राइट। डिपॉजिट्स कंस्टिट्यूट द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर कॉमर्शियल बैंक। यस, हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि कॉमर्शियल बैंक क्या है, बिजनेस है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, ठीक ना। तो उनके पास मेन पैसा आने का सोर्स क्या होता है, डिपॉजिट। जो पब्लिक ने वहां अकाउंट खोला है तो पब्लिक जो जमा पैसा करती है वहां पे, वही उनका मेन सोर्स है पैसा आने का।
सेविंग लीड टू द क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट। यस, जनरली सबसे ज्यादा अकाउंट कौन से होते हैं? सेविंग्स होते हैं। डिपॉजिट्स आर कैटेगराइज एज डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो यहाँ पे दो तरीके का डिपॉजिट होता है, यानी जो लोग आते हैं पैसे जमा करते हैं बैंक में, वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिमांड, एक होता है टाइम। देखते हैं क्या है। फर्स्ट है डिमांड डिपॉजिट। क्या है? डिपॉजिट्स दैट आर विड्रॉवल ऑन डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। तो सिंपल भाषा में लिखा है, वो डिपॉजिट कि जब मन किया तब जाके ले लिया। कौन सा डिपॉजिट? जैसे मैं आम जनता हूं, मैं एक बैंक में मेरा अकाउंट है, जैसे आपके पापा मम्मी हैं, उनका कहीं अकाउंट होगा बैंक में, तो जाके जमा कर देते हैं जब चाहे तब, जब जाके जमा कर सकते हैं, और जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं। आज जमा किया, कल पैसे की जरूरत पड़ेगी जाके निकाल दिया। आज जमा किया, 1 महीने बाद जरूरत पड़ी, 1 महीने बाद निकाला। डिमांड यानी जब मेरा मर्जी होगा तब जाके निकालूंगा बैंक से। तो ऐसे वाले डिपॉजिट को कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। और जनरली ये किसमें पाया जाता है? दे आर इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे पापा का है, मम्मी का है, भैया का होगा, दीदी का होगा, आपका भी हो सकता है। और करंट अकाउंट किसका होता है? जो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के नाम का भी एक अकाउंट खोला जाता है। आई होप आपको पता हो, आप अकाउंट भी पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा, ठीक है। मान लो आपका रोहन इंटरप्राइजेस नाम का बिजनेस है, तो आपका रोहन इंटरप्राइजेस नाम का अकाउंट होगा बैंक के अंदर। तो जो बिजनेस का अकाउंट खोला जाता है बैंक में उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। और जो पर्सनल किसी पर्सन के नाम पे खोला जाता है, खुद के लिए किसी इंसान के नाम पे, उसे कहते हैं सेविंग। ठीक है। करंट अकाउंट इज यूजुअली ओपन बाय बिजनेसमैन, देखो लिखा है, कॉर्पोरेशंस, इंडस्ट्रियल हाउसेस, ट्रस्ट एक्सेट्रा। यस, मतलब ये किसी इंसान के नाम पे नहीं होता है, ये किसी इंस्टीट्यूट के नाम पे होता है, बिजनेस के नाम पे होता है, कॉर्पोरेशन होते हैं, यानी कोई इंसान तो नहीं होगा, उसके अलावा और कोई अकाउंट खोला जा रहा है किसी के नाम पे, तो सब करंट अकाउंट में आ गया। दे आर प्रोवाइडेड विथ विड्रॉल फैसिलिटी, इसमें आप कितनी बार भी पैसे डाल सकते हो, कितनी बार भी निकाल सकते हो, लिमिट नहीं है, मतलब कोई चार्जेस वर्जेस कुछ नहीं होंगे। ओवरड्राफ्ट मीन्स विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस इन द अकाउंट। और इवन करंट अकाउंट में ये भी फैसिलिटी दी जाती है कि आपके अकाउंट में अगर मान लो 5,000 है तो आप 10,000 भी निकाल सकते हो, या इससे ज्यादा भी। तो जब आपके अकाउंट में जितना है उससे जब ज्यादा निकालते हैं, यानी माइनस में निकाल रहे हैं लोग पैसे, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट, यानी आपके जो पैसे हैं उससे आप ज्यादा निकाल रहे हो, तो निकाल सकते हैं। करंट अकाउंट में फैसिलिटी मिलती है बिजनेसमैन को। क्यों मिलती है? क्योंकि बिजनेस में रोज पैसे आते हैं, रोज आते हैं, रोज पैसे आते हैं, रोज आते हैं। तो बैंक को ये चिंता नहीं रहती कि यार 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके जा रहा है तो ये देगा कि नहीं देगा, पक्का देगा, बिजनेस अकाउंट है ना उसका। तो शाम तक पैसे आ जाएंगे, सुबह निकाल के गया तो शाम तक भी आ सकते हैं, 1 दिन 2 दिन बाद भी आ सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सेविंग के ऊपर। सेविंग क्या है? सेविंग अकाउंट आर ओपन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यस, मैंने अभी कहा ये पर्सनल अकाउंट होता है, जो इंसान है उसके खुद के नाम पे होता है, उसका खुद का होता है। तो भाई इंसान तो बहुत सारे हैं, राइट, बिजनेस बहुत सारे नहीं है जितने इंसान हमेशा ज्यादा होंगे। तो ये सेविंग अकाउंट बहुत बड़ी मात्रा में खोला जाता है, पर्टिकुलरली द सैलरीड स्मॉल क्लास। और सबसे ज्यादा किसके अकाउंट होते हैं जनरली? ये जो सैलरी, सिंपली अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस अकाउंट होगा, कोई नौकरी कर रहा है तो उसका खुद का अकाउंट होगा, राइट। उसको बोलते हैं सैलरीड क्लास। स्मॉल ट्रेडर्स, बहुत छोटे छोटे, जैसे ठेले पे कोई सामान बेच रहा है, टोकरी में घूम घूम के रास्ते बेच रहा है, हाथ में उठा उठा के बेच रहा है, तो उन लोगों का कोई बिजनेस नहीं होता, ना नाम होता है, वो ऐसे ही बेचते हैं। आप कभी केले वगैरह, फल वगैरह लेने जाते हो ठेले पे, तो कहाँ वहाँ नाम होता है, वो इंसान के नाम पे ही सब कुछ होता है। स्मॉल ट्रेडर्स जिनके ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं, राइट, हु विश टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम विद द बैंक। और ये ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे सैलरी आ रही है आपके, आप में से बहुत सारे घरों में जो पापा मम्मी या कोई होगा जो सैलरी पे ही काम कर रहा होगा, यानी महीने में एक बार आती है, उसका क्या करते हैं, थोड़ा सा हिस्सा बचाते हैं, बाकी खर्च करते हैं। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि खर्च होने के बाद जो बचता है वो रखा जाता है। कुछ जगह प्लानिंग होती है अच्छी खासी कि नहीं इतना तो बचाना ही है, राइट। और अधिकतर पाया जाता है कि खर्च होने के बाद हम बचाते हैं, यानी हमें पता नहीं होता खर्च कितना होगा। अगर मान लो 20,000 सैलरी है तो कभी कभी ये होता है कि पूरा 20 भी खत्म हो जाता है, तो कुछ बचते ही नहीं, राइट। तो कहने का मतलब सेविंग अकाउंट किसका होता है? पहली बात तो ये नॉर्मल क्लास लोगों का होता है, सैलरीड पर्सन का होता है, या स्मॉल छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं उनका होता है। और ये बहुत बड़ी मात्रा में ओपन होता है, मतलब सबका, सभी का होता है, ठीक है। और इसमें कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होती, यानी आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उतना ही खर्च कर सकते हो,
बाहर, आप बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल नहीं सकते, ठीक है। जो आपका एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम, वो जनरली सेविंग अकाउंट का होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। तो क्या था डिमांड डिपॉजिट, इसमें क्या हमने पढ़ा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेस वाले, इंस्टीट्यूट, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, ये लोग खोलते हैं। सेविंग अकाउंट आम जनता के नाम पे होती है। करंट अकाउंट में हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट में नहीं यूज करते हैं। करंट अकाउंट में हम बहुत बार पैसे डाल सकते हैं और कितनी बार भी दिन भर में निकाल सकते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट में फैसिलिटी थोड़ी कम होती है, कम ही निकाल सकते हो, कम ही डाल सकते हो। आपको ही पता होगा एटीएम से हम बस 25,000 के आसपास निकाल पाते हैं एक दिन में, 20-25 के आसपास, राइट। चलो नेक्स्ट है टाइम डिपॉजिट। डिपॉजिट्स दैट आर रिपेएबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज टाइम डिपॉजिट। दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने सुना होगा बैंक में कि एक अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं एफडी। रिकरिंग तो इतना फेमस नहीं है, लेकिन एफडी बहुत फेमस है, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट का मतलब है कि बैंक में आपने जाके पैसा तो जमा किया, लेकिन वहां पे एक एग्रीमेंट बन जाता है या एक रूल होता है कि इस अकाउंट में, मतलब टाइम डिपॉजिट के हिसाब से पैसा अगर आपने जमा किया है तो आप एक समय के बाद ही वो पैसा निकाल सकते हैं। जैसे आपके पापा मम्मी हैं, अगर उन्होंने एफडी में पैसा डाल दिया, बैंक में गए और एफडी खुलवा ली, फिक्स डिपॉजिट जिसको कहते हैं, तो जनरली 6 महीना, 3 महीना, 9 महीना, 1 साल, 1 साल के ऊपर 2, 3, 4, 5 साल तक भी होता है। तो जो टाइम डिसाइड हो गया, मान लो बैंक के साथ बोले 1 साल तक मुझे एफडी करना है, 1 साल के पहले आप ये पैसा निकाल नहीं पाएंगे, और अगर आपने बहुत मजबूरी हुई और निकालना पड़ा तो बैंक कुछ पैसा काट लेगी इसमें, इसको चार्जेस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे नियम होता है कि भाई आपने अगर 1 साल के लिए जमा किया तो आप 1 साल के पहले बैंक से नहीं निकाल सकते, यानी आपकी मर्जी चाहे कितने भी हो बीच में निकालने की, आप नहीं निकाल सकते। जितना जब टाइम खत्म होगा 1 साल, तभी बैंक जो है आपको पैसा वापस करेगी। इसीलिए इसको टाइम डिपॉजिट कहते हैं, जिसके अंदर 2 टाइप के डिपॉजिट है, एक है रिकरिंग और एक फिक्स्ड। क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट रिफर्स टू अ डिपॉजिट वेयर इन अ कस्टमर डिपॉजिट्स अ फिक्स अमाउंट, ध्यान है ना, एट रेगुलर इंटरवल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये कुछ इस टाइप का डिपॉजिट होता है जिसमें जैसे मान लो कि हर 15 दिन या 1 महीने में फिक्स होता है। बता देता हूँ कैसे। मान लो कि मैं बैंक हूँ, मैं आया आपके पास और आपको कहा कि सर हमारे रिकरिंग डिपॉजिट की फैसिलिटी है, आप रेडी हो गए। तो फैसिलिटी क्या होती है पता है, मैं कहूँगा सर 1 साल तक आपको हमारे बैंक में पैसे जमा करने हैं, और कितने करने हैं, मान लेते हैं कि टोटल 1 लाख रुपए करने हैं, एग्जाम्पल पकड़ के चलो, ठीक है। लेकिन एक साथ नहीं करने, वो कहेंगे कि आप 15-15 दिन पे हमें 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये देते रहो, ये 1-1 महीने पे देते रहो, कितना कितना, मान लो 8,000, 9,000 या 10,000 देते रहो, लेकिन वो पूरा पैसा आपको 1 साल के बाद ही मिलेगा। तो रिकरिंग में क्या होता है ना कि एक साथ पूरे पैसे जमा नहीं करते हैं हम, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, लेकिन फिक्स होता है कि हाँ इतने ही जमा होंगे। जैसे मान लो अगर फिक्स हुआ कि 9,000 रुपये महीना जमा करना है तो 9,000 ही जमा करना है, हर 1 तारीख को आएगा लेके जाएगा, या हर 1 तारीख को आपको ही बैंक जाके जमा करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिकरिंग, जो थोड़ा थोड़ा करके आपके अकाउंट में जमा होते रहते हैं, लेकिन उसको निकाल आप कब पाओगे, 1 साल के बाद, जो आपका एग्रीमेंट है। जबकि फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, रिफर टू लमसम अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर टू ऑल अदर डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कैरी अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जबकि फिक्स डिपॉजिट में आपको पूरा 1 लाख एक ही साथ जमा करना पड़ेगा और 1 साल के बाद ही मिलेगा। तो टाइम तो ठीक है इसमें, 1 साल के बाद, दोनों में, रिकरिंग में भी और इसमें भी 1 साल के बाद ही, अगर 1 साल फिक्स हुआ है तो 1 साल के बाद ही मिलेगा। लेकिन जो जमा करने का तरीका है, रिकरिंग में हम इसको कई भाग में जमा करते हैं, महीने महीने या 15-15 दिन में, जैसा हमने डिसाइड किया है। और जो एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, उसमें हम एक साथ ही जमा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात लिखिए, फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आपको तो पता होगा ना कि जैसे हम बैंक में जो पैसा जमा करते हैं सेविंग में, उस पर बैंक हमको क्या देती है, ब्याज देती है ना, हमारा पैसा इस्तेमाल कर देता है। तो सेविंग में जनरली लो होता है, लो मतलब जहां तक मैं समझता हूँ 4% से ज्यादा नहीं होता, 3%, 4%। यानी अगर आपने 100 रुपये जमा किया है तो साल भर में बैंक आपको 104 रुपये देगी। लेकिन वही रिकरिंग में, डिपॉजिट में और फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट में होता है। इसमें बहुत सारी बैंकें तो अच्छा खासा 8-8% तक देती हैं, 8%, 6%, 7%, यानी सेविंग से ज़्यादा होता है। और जो करंट अकाउंट हमने पढ़ा ना, उसमें कोई ये नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि करंट अकाउंट में रोज पैसे आते हैं, रोज जाते हैं। बिजनेस अकाउंट है ना करंट अकाउंट,
तो रोज पैसे आते हैं और रोज पैसे चले जाते हैं, तो बैंक के पास कुछ रहता ही नहीं कि बैंक उसका इस्तेमाल करें। जबकि सेविंग में क्या होता है, हमेशा पैसे रहते हैं। हम जनरली सेविंग अकाउंट क्यों खोलते हैं, ताकि बैंक में पैसा जमा रहे। हम लोग साल भर अपने महीने महीने का पैसा उसमें जमा करते जाते हैं, यानी वो पैसा बैंक के पास होता है, तो बैंक उसको इस्तेमाल कर देती है। एफडी में तो वैसे ही एक साल 2 साल 3 साल के लिए वो रहता है बैंक के पास, हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, आइए समझ गए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फंक्शन में। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में हम लोगों ने एक डिमांड डिपॉजिट पढ़ा और एक टाइम डिपॉजिट पढ़ा। डिमांड में हमने करंट अकाउंट पढ़ा और सेविंग अकाउंट पढ़ा। करंट अकाउंट जो था बिजनेसमैनों के लिए है और सेविंग अकाउंट जो था पर्सनल अकाउंट है। टाइम डिपॉजिट में हमने दो पढ़ा, एक रिकरिंग डिपॉजिट और एक फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, डिमांड डिपॉजिट में हम कभी भी पैसे अपने निकाल सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट में जमा तो हो जाते हैं एक बार, लेकिन निकाल आप एक समय के बाद ही सकते हो, जितना आपने डिसाइड किया, 1 साल 2 साल 3 साल, जो भी बैंक के साथ एग्रीमेंट है आपका। ठीक है। सेकेंड, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। यस, अब बैंक ने जो है पैसे अपने पास जमा कर लिए, तो बैंक क्या करेगी उन पैसों का, अब उन लोगों को लोन देगी, एडवांस देगी जिनको उसकी जरूरत है। मान लो मैंने जमा किया और कोई मेरा दोस्त है, उसी बैंक में अकाउंट है, उसको बिजनेस खोलना है, तो हो सकता है हो क्या सकता है, मेरा ही पैसा क्या होगा, फिर वहां पे घूम जाएगा। तो कॉमर्शियल बैंक मोबाइलाइज का मतलब मैंने कहा था ट्रांसफर करती है सेविंग्स, यानी जो पैसा मैंने जमा किया था, मेरी सेविंग जो बैंक में जमा थी, एंड लैंड दिस फंड टू इंस्टीट्यूट एंड इंडिविजुअल फॉर वेरियस पर्पजेज। तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को देती है, और ये इंडिविजुअल मतलब मैंने कहा ना एजुकेशन लोन, या मुझे खुद को अकेले के लिए कुछ करना है, घर बनवाना है, राइट, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल। इंस्टीट्यूट मतलब जो अंबानी टाटा बिरला लोग लोन लेते हैं बैंक से, वो बेस्ड ऑन द टेनर टेनर मतलब टाइम। लोन्स इंक्लूडेड ऑल कॉल लोन्स, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स। तो लोन ये जो टाइम लिखा ना, कॉल लोन्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये टाइम के हिसाब से है। शॉर्ट टर्म जनरली वो होता है जो 1 साल के लिए से कम में होता है। कॉल लोन्स आई थिंक कुछ 15 दिन या 1 महीने के लिए दिया जाता है। मीडियम टर्म जो होता है 1 साल से ज्यादा 2-3 साल तक के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म लोन्स जनरली 5 साल और उसके ऊपर के लिए होता है। मतलब जितना लंबा समय उतना जैसा लोन लेना है, 4 टाइप की है। लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ लोन्स ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितनी बड़ी बात दिखती है कि भाई अगर आपने 5 साल उससे ज्यादा के लिए लोन लिया है, तो आपको बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जनरली ये 10% से ऊपर ही होता है, या उससे भी ज्यादा होता है, 15% 20% होता है। बैंक बहुत ज्यादा चार्ज करती है। जितना कम समय के लिए आप लोन लोगे, उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपसे चार्ज करेगी। ठीक है। बिसाइड दिस बैंक ऑल्सो प्रोवाइड कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एज वेल एज डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो कॉमर्स के बच्चे उनको समझ में आता होगा, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि जो बिल्स होती हैं उनको लेकर बैंक पैसे देती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैंने बता दिया, करंट अकाउंट में मिलता है, आपके पास अगर बैलेंस नहीं तो भी आप बैंक से पैसे लेके काम कर सकते हो। और कैश क्रेडिट सीसी कहा जाता है इसे, यानी इसमें बैंक क्या करती है, एक तरह से लोन देती है आपको, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो भी। इसके दोनों सेम ही होंगे, लेकिन इसको अलग नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, पहला था डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और दूसरा है प्रोवाइडिंग लोन्स इन एडवांसेस। ठीक है, थर्ड है कॉमर्शियल बैंक का जो फंक्शन है वो है एंसिलरी फंक्शंस, यानी अदर एक्टिविटीज या हेल्पिंग एक्टिविटीज या सपोर्टिंग एक्टिविटीज। क्या है, कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एंसिलरी सर्विसेज सच एज ट्रांसफर ऑफ फंड। देखो, प्राइमरी फंक्शन क्या था, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उसको लोन एडवांसेस देकर कन्वर्ट करना, ये प्राइमरी फंक्शन है। अब समझ लो कि सेकेंडरी फंक्शन है, क्या, फंड ट्रांसफर करना है, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सेकेंडरी, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना है। होता है ना कि आपको गांव में पैसा लगाना है, तो बैंक वो भी करके देती है, ये उसको बोलते हैं एंसिलरी, यानी अदर फंक्शन। कलेक्शन ऑफ मनी, आपके लिए बैंक पैसा भी इकट्ठा करती है। मेकिंग पीरियोडिकल पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज। पीरियोडिकल पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर का मतलब जैसे होता है ना लाइट का बिल, ईएमआई, ये सभी फंक्शन आते हैं ना जो बैंक से ऑटोमेटिक करते हैं, कटते हैं। मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, बाहर जा रहे हो तो पैसे एक्सचेंज करके देती है। सेफ डिपॉजिट लॉकर, बैंक के अंदर लॉकर भी होते हैं, अगर आपके घर में कुछ कीमती सामान है, सोना है और कुछ कीमती पेपर वगैरह है जो घर में नहीं रख सकते, तो वहां रख सकते हो। डीमैट फैसिलिटी, डीमैट मतलब कि अगर आप शेयर्स वगैरह में डील करना चाहते हो कंपनियों के, तो ये अकाउंट खोलना पड़ता है। इंटरनेट बैंकिंग, आज के डेट में ये सब भी चीजें चलती है, सब कुछ मोबाइल में होता है, मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट यानी वेबसाइट पे जाके मोबाइल बैंकिंग, यानी मोबाइल के फोन में ही एप्लीकेशन, एसएमएस के थ्रू, या बैंक का खुद का ऐप्स होता है, उसके
और वो काम कर सकते हो। तो ये अदर फंक्शन है जो बैंक प्रोवाइड करती है। कौन से बैंक? कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या था? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। फोर्थ है क्रेडिट क्रिएशन। अगर आप ध्यान दिए होगे तो आरबीआई में हमने क्या पढ़ा था? सेम पॉइंट था, लेकिन वहां पे लिखा था क्रेडिट कंट्रोल या कंट्रोल्स क्रेडिट। यहाँ पे कंट्रोल लिखा था, क्रिएशन नहीं लिखा था। आरबीआई क्या करती है? कंट्रोल करती है क्रेडिट को, यानी जो उधार देना है, पैसे कितने फ्लो होने चाहिए मार्केट में, आरबीआई कंट्रोल करती है। जबकि कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करती है, क्योंकि लोन देता कौन है? कॉमर्शियल बैंक। तो क्रेडिट क्रिएशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जो दूसरा फंक्शन लिखा था ना, लैंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, तो उसमें ही आ जाता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कॉमर्शियल बैंक आर क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट। यस, उधारी क्रिएट करने का जो मेन शेयर जाता है किसको? कॉमर्शियल बैंक को। डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट कंस्टिट्यूट द प्राइमरी डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। कह रहे हैं भाई जो डिमांड डिपॉजिट हमने पढ़ा और जो टाइम डिपॉजिट पढ़ा, ये दोनों ही मेन डिपॉजिट, मतलब बैंक को पैसे आने के मेन सोर्स यही होते हैं, हमने ये भी पढ़ा। आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट आउट ऑफ द नेट डिमांड एंड लायबिलिटीज, द बैलेंस अमाउंट इज यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स। हमने आरबीआई, जब आरबीआई का फंक्शन पढ़ा तो वहां पे एक और चीज थी, CRR, SLR। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब बैंक के पास मान लो 100 रुपए आते हैं तो बैंक को ना इसमें से ना लगभग 30-40 रुपए आरबीआई को देने पड़ते हैं या अपने पास जमा करके रखने पड़ते हैं। बाकी 60 रुपए का ये अब क्या कर सकती है? अपने मन से कर सकती है, मतलब लोन दे सकती है, जो करना है कर सकती है। तो वही बात लिखी है कि आफ्टर मीटिंग द रिजर्व यानी कि जो नियम आरबीआई के हैं उनको पूरा करने के बाद जो पैसे बचते हैं नेट डिमांड और टाइम डिपॉजिट के बाद, वो बैलेंस अमाउंट क्या करती है? बैंक लोन देने के लिए करती है। द सेकेंडरी डिपॉजिट और डेरिवेटिव डिपॉजिट आर क्रिएटेड आउट ऑफ द लोन्स गिवन बाय द बैंक, ठीक है। For instance, when the bank provides loan to its customer, the loan amount is credited into the bank account of the customer. The bank that receives the loan amount as a deposit keeps aside a certain portion in the form of reserves. After meeting the reverse requirement, the bank lends the remaining amount. The procedure is followed by entire banking system in the country. Lending of creation of credit, in short, commercial bank creates deposits out of the loan given, thereby lending to credit creation. थोड़ा घुमा फिरा के तो लिखा है, लेकिन इसको जरा समझो। तो मैं एक बार मान लेते कोई बैंक है ए, ठीक है। मैं गया और मैंने 1000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, ठीक है। मैं मानता हूँ आरबीआई के रूल्स वगैरह काट कर, CRR SLR बोलते ना, आरबीआई के पास कुछ जमा पैसा रखना पड़ता है, फिर कुछ अपने पास, बैंक को अपने पास भी रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई पैसा लेने आए तो उसको भी दें, राइट। पैसा लेने आए मतलब जिसने जमा किया वही अकाउंट होल्डर ही लेने आया था। तो वो लोग क्या करेंगे, मान लेता हूँ बहुत ज्यादा 400 रुपया जो है माइनस कर देते हैं सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए। बैंक के पास बचता है फ्री 600 रुपये। अब 600 रुपये क्या करेगी बैंक? मान लेते किसी पी इंसान को इसने लोन दे दिया, बिजनेस लोन दे दिया, कितना? 600 रुपये। तो जब लोन लिया इसने, पी ने, तो पी अपनी जेब में नहीं रखता है पैसे। लोन लेते हैं मतलब एक अकाउंट क्रिएट होता है कि हाँ इतना ये लोन ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में पैसा कहाँ जमा होता है? कि पी जो है वापस से पैसा इसी बैंक में जमा करेगा। किसमें जमा करेगा? पी में। यानी ये 600 रुपये अभी भी किसके पास है? जो पहले 1000 रुपये डिपॉजिट था, सब रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद अब कितना बन गया था? 600 पी को दे दिया। पी ने क्या किया? लोन अकाउंट में जमा किया 600 रुपये। अब बैंक ए के लिए ये पी क्या हो गया? प्राइम सॉरी, ये पी क्या, ये अमाउंट क्या हो गया? प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। अब 600 में से वापस से क्रेडिट क्रिएशन किया जाएगा, यानी वापस इसमें से मान लो 200 के आसपास अमाउंट फिर से रिजर्व रखे जाएंगे और बाकी 400 फिर से लाएंगे। यानी उसी 1000 में से कई बार लोन दिया जाएगा, क्योंकि लोन का मतलब ये होता है कि उसी बैंक पैसे चाहते थोड़ी है कहीं पे। आजकल कैश में कुछ भी नहीं होता है। एक जमाना था कि लोग कैश में निकालते थे, लोन लेते थे या जो भी करते थे। अब ऐसा नहीं होता। एक अकाउंट होता है, ओपन होता है और उसमें जमा हो जाता है एज अ लोन। यानी ये पैसा रहता है बैंक के पास ही, और उसी के पैसे का इस्तेमाल करके बैंक बहुत सारे समझ लो लोन देती है एक तरह से, ठीक है। और इतना अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपल भाषा में समझ के रखो। क्या पढ़ा था हमने? क्रेडिट क्रिएशन। बैंक क्या करती है? क्रेडिट क्रिएट करती है।
जो भी उनके पास पैसे आते हैं प्राइमरी डिपॉजिट से, जिसको क्या कहेंगे, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, आरबीआई के कुछ नियमों को फॉलो करने के बाद जो पैसे माइनस करके बचते हैं उन्हीं पैसों को बैंक क्रेडिट क्रिएशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा समझने और जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मेरा गला भी थोड़ा काम नहीं कर रहा। और अगले लेक्चर में कोऑपरेटिव बैंक्स और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये पढ़ेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, एग्जाम में आते हैं, बस समझ लेंगे क्या नहीं। ठीक है, चलो, थैंक यू।